जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम सौरव राज है और आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको। लास्ट तक देखिएगा, लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। आपको पृथ्वी के कुछ लैंड फॉर्म्स जानने को मिलेंगे, मेजर लैंड फॉर्म्स। इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में मैंने कुछ डायग्राम्स अच्छे यूज़ किए, वीडियोस का अच्छे से इस्तेमाल किया आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो आप देखिए, वीडियो देखिए, अच्छी से देखिए, अच्छे से समझिए। डेफिनेटली आपको मदद करेगा, आपकी नॉलेज एनहेंस करेगा। जो बच्चे 6th में हैं उनके लिए तो मज़ेदार लेक्चर होगा, या जो बच्चे 7th में, देखिए लैंड फॉर्म्स हम आगे वाले चैप्टर क्लासेस में भी पढ़ेंगे, पर मैंने कोशिश की है कि आपका बेस यहीं से स्ट्रॉन्ग क्यों ना कर दिया जाए। ठीक है। अब मैं 6 क्लास की पढ़ा रहा हूँ, मैं स्पेशली 6 क्लास के बच्चों को तो टारगेट कर नहीं रहा हूँ। मेरा मेन फोकस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी जो कर रहे हैं या जिन्हें इन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन के लिए थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कैसे मैं समझा पाऊँ, ये मकसद है मेरा पढ़ाने का। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या आप ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट हो ग्रेजुएशन में, तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अच्छे से पढ़ा मैंने और अच्छा समझाया। तो आप इसलिए ये वीडियो देखिए, पूरा देखिए। मैं वादा करता हूँ आपको मज़ा आएगा। मेहनत लगती है, भरोसा करता हूँ आप सब पे, आप साथ देंगे। देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं आखिर लैंड फॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ हमारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जानते ही होंगे आप कि पानी ही पानी है, काफ़ी ज़्यादा एरिया पानी का है। और पानी में क्या बोलते हैं, पानी में भी क्या 97% सॉल्टी है। ये तो हम चलिए ओशन की बात होगी, पर हम लैंड फॉर्म्स, सिर्फ पानी ही नहीं है हमारी पृथ्वी पे, और भी चीज़ें हैं लैंड फॉर्म्स में। जैसे आपका आगे मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्लेट्यूज हो गए, माउंटेन्स वगैरह हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सब क्या हैं, लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स, ये लैंड फॉर्म्स आखिर कैसे बनते हैं हमारी पृथ्वी पे, कहाँ से आए हैं, कितने पुराने हैं, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, हम ये सब इस चैप्टर में जानेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सीरियसली दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता। इस चैप्टर से आप जुड़े रहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, एंड माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक, जो मेरे को अब तक 6th की ज्योग्राफी में लगा है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड फॉर्म्स आखिर होते क्या, लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने लैंड अब हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे पृथ्वी के। पर अगर हमें यही नहीं पता रहेगा कि आखिर लैंड फॉर्म्स होते क्या हैं, तो हम मुश्किल हो जाएगी शुरुआती, अगर अच्छे से नहीं होगी तो फिर तो मज़ा नहीं आएगा ना। ठीक है, तो लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं, देखिए। अ लैंड फॉर्म इज अ फीचर ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज अ पार्ट ऑफ टेरेन। लैंड फॉर्म पृथ्वी का हमारे एक फीचर है जो टेरेन का पार्ट होता है। अब आप दोस्त पूछेंगे कि टेरेन क्या होता है, तो देखिए टेरेन क्या होता है, ये होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऑफ द अर्थ। आपने कभी सुना होगा हाई टेरेन, लो टेरेन। ये क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये प्लेन, एक अंदाज़ा लगा के चलिए, वैसे तो हिली एरिया है, पर ये रोड है, रोड नहीं, मतलब मान लीजिए प्लेन एरिया है, ये माउंटेन है। लैंड अगर हम कहते हैं तो ये पूरा प्लेन इन्हें बराबर होना चाहिए था, पर टेरेन कैसे हो गया, ऊबड़ खाबड़, ऊंच नीच, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। समझ गए ना आप। जैसे हॉरिजॉन्टली है, ये वर्टिकली है, माउंटेन्स वगैरह हो गए, प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। ये सब क्या है, सेम नहीं है। माउंटेन्स ऊंचे हैं, प्लेट्यूज थोड़े छोटे हैं, प्लेन तो एकदम ही फ्लैट है। तो ये है कुछ टेरेन। एंड टेरेन क्या होता है, वैसे भी अगर इसका आप लैटिन वर्ड समझिएगा तो टेरा मीन्स होता है अर्थ। मेनली हम अर्थ के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एंड फिजिकल ज्योग्राफी में टेरेन को हम ले ऑफ द लैंड भी कहते हैं, समझे आप। टेरेन को हम फिजिकल ज्योग्राफी में ले ऑफ द लैंड कहते हैं। एंड इसका हम टेरेन का अब समझ लीजिए मतलब इतना है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस ऑफ द लैंड सरफेस। लैंड सरफेस वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कैसे हैं, उन्हें हम टेरेन कहते हैं। एंड इन्हीं टेरेन में हम लैंड फॉर्म्स बनते हैं। लैंड फॉर्म्स इन्हीं टेरेन्स में बनते हैं, एंड यही लैंड फॉर्म्स फीचर होते हैं हमारे पृथ्वी का, जो कि पार्ट है टेरेन के। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स। कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म्स क्या, लैंड फॉर्म्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे। माउंटेन्स, माउंटेन्स हो गए सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लैंड फॉर्म।
सेकंड लैंड फॉर्म हो गए प्लेट्यूज, थर्ड हो गए प्लेन्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी पृथ्वी पृथ्वी नहीं सॉरी हमारे भारत को ही अगर आप देखें तो यहाँ पे भी टेरेन आपने देखी होगी, टेरेन्स अगर लैंड फॉर्म्स देखे तो तीनों ही हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, माउंटेन्स भी हैं। माउंटेन्स कैसे आप पूछेंगे, अरावलीज हो गए, अरावलीज। फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर ऊपर के नॉर्थ में जाइएगा या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाइएगा तो हिमालयस हो गए, माउंटेन्स हैं, ठीक है, एक ही अलग लैंड फॉर्म हो गया। फिर हम हिमालय, लोअर हिमालय से जैसे जैसे नीचे आएंगे यूपी बिहार की तरफ आते जाते वो प्लेन एरिया आने लग जाता है, मतलब सेंट्रल इंडिया आप मान लीजिए ये पूरा प्लेन एरिया है। प्लेट्यूज कहाँ से शुरू होते हैं, सदर्न इंडिया से, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये सब हो गए प्लेट्यूज वगैरह हो गए। प्लेट्यूज कैसे फॉर्म होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, माउंटेन्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ये हम आगे वाले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पर आप समझिए कुछ लैंड फॉर्म्स होते हैं, ये हर हमारी पृथ्वी का एक खूबसूरत सा नज़ारा है, ये हमारी पृथ्वी को खूबसूरत बनाते हैं लैंड फॉर्म्स, एंड ये ज़रूरी भी होते हैं नेचर को बैलेंस करने के लिए। समझ रहे हैं ना, लोग कैसे अपनी लाइफस्टाइल जिएंगे, लोग कैसे रहेंगे, ये सब इन सब पे निर्भर करता है। यार मैं सही कहूँ, हम पढ़ तो ज्योग्राफी रहे हैं, पर अगर आप आंखें बंद करके आप सोचें, इमेजिन करिए जस्ट माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज क्या खूबसूरत लगते होंगे यार। पृथ्वी कैसे बनी होगी, कैसे फॉर्म हुई होगी, इतने सालों में कैसे इवॉल्व हुई होगी, कई ओल्ड माउंटेन्स, कई न्यू माउंटेन्स। आप जैसे जानते होंगे कि माउंटेन हिमालयस जो रेंज है ये न्यू माउंटेन्स है, अब न्यू नहीं कि 10 साल पहले बन गई हो, न्यू मीन्स 30 मिलियन ईयर्स पहले ये इनका बनना शुरू हुआ था एंड बन गई थी। कैसे बनी थी ये मैं आपको आगे बताऊंगा, चलिए अभी बता देता हूँ। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी तब जाके इनका फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था कि बीच में 33 सागर था, ठीक है, तो कुछ चीज़ दोनों चीज प्लेटें जो टकराई तो ये अपलिफ्ट हो गया, ऊपर आ गया, उस वजह से ये माउंटेन बन गया हमारा हिमालयस। प्लेट्यूज भी कई तरीके, जैसे डेक्कन प्लेट्यू हम कहते हैं लावा से बना है, लावा प्लेट्यू का एग्जांपल है। प्लेन एरियाज समझ सकते हैं जहाँ पे प्लेन, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, जहाँ पे इरोड होके डिपॉजिट हो के, अब डिपोजिशन कैसे होता है एक ही बार में, अब इरोजन डिपोजिशन आप नहीं समझ रहे होंगे ये भी, नेक्स्ट स्लाइड आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा, इसलिए चैप्टर में आप बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, अच्छा लगेगा। फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एक खूबसूरत है यार, खूबसूरत दुनिया है, खूबसूरत अर्थ है, ठीक है। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, लोगों को मज़ा आता है, लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे लाइफ पनपती है, लोग यहाँ माउंटेन्स में भी रहते हैं, प्लेट्यूज एरिया में भी रहते हैं। बस वही होता है कि प्लेन एरिया जो होता है, देखिए क्या होता है ना कि लैंड फॉर्म्स हैं, पर कई जगह हैं ऐसी होती है ना जहाँ पे रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा नहीं होती। जैसे सूटेबल के हिसाब से पूछिएगा तो प्लेन एरिया सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, फिर आपके हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवेज, ये सब अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो पाते हैं, एक अच्छा बेस बन पाता है, क्योंकि प्लेन एरिया है, कोई ऊबड़ खाबड़ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप। तो इन तीन चीज़ों को याद है कि ये मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड प्लेन्स। समझ गए, चलिए आगे वाली स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा कि मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब हम एक बार देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या है, आखिर कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं लैंडफॉर्म्स बनने में, आखिर लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस से वो बनते हैं। तो दो प्रोसेसेस होती हैं, इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इंटरनल प्रोसेस में हम एक बार देखते हैं, द अर्थ बीनीथ योर फीट इज कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इसका मतलब क्या है, आपके नीचे जो ज़मीन है, ज़मीन मतलब हमारे नीचे जो पृथ्वी है या क्रस्ट है वो लगातार मूव होते जा रहे हैं। अपर मेंटल हो गया, क्योंकि देखिए अपर मेंटल के नीचे जो अपर मेंटल, फिर उसके ऊपर क्रस्ट आता है, अपर मेंटल के नीचे तो लावा है, वो लावा पे हमारा तैरता जा रहा है वो ऊपर का ज़मीन। तो वही हो रहा है कि कॉन्टीन्यूसली मूव होते जा रही है हमारी जो नीचे की ज़मीन है वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही है। इंटरनल प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट इन इंटरनल प्रोसेस। इसी मूवमेंट को के ज़रिए इंटरनल प्रोसेस होती है, इंटरनल चीज़ें बननी शुरू होती हैं। अब ये कैसे हो सकती है, देखिए, इंटरनल प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस गेटिंग एलिवेटेड और गेटिंग संक। अब इससे आप समझ सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है,
ठीक है। अभी दोनों चीज़ें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये एस्टेनोस्फेयर नहीं, यहाँ से देखिए फ्लोट होते जा रहे हैं, ये लगातार एक दूसरे की तरफ मूव होते जा रहे हैं, मूव होते जा रहे हैं। जब ये एक दूसरे से टकराएंगे या तो ये होगा कि ये नीचे धंस जाएंगे, संक हो जाएंगे, या होगा कि ये ऊपर आ जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। टकराए ऐसे मान लीजिए दोनों टकराए, इन पहाड़ों का निर्माण हो गया, ये नीचे चले गए। दो चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये आप समझ गए कि यहाँ पे या तो होगा दो इंटरनल प्रोसेस, रिजल्ट दो ही तरीके के हो सकते हैं, या तो वो ज़मीन धंस जाए या दूसरी चीज़ हो जाए कि वो एकदम टकराने के बाद उड़ जाए, जैसे माउंट एवरेस्ट कह रहा हूँ, हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। तो विद इन द अर्थ अ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। एक कॉन्टीन्यूस मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार मूवमेंट होती रहती। अभी भी हम अगर हम बैठे हुए हैं, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, तो अभी भी हमारी पृथ्वी मूव हो रही, पर हमें पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत स्लोली मूव होती है, स्लोली, एकदम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भगती है, बहुत स्लोली मूव होती है। कई ये सालों का साल लग जाता है, हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं इनको, कई सेंटीमीटर से कई मूव होने में इतना टाइम लग जाता है, आप समझिए। तो क्या होता है, इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल प्रोसेस के जरिए यही हो सकता है कि या तो वो ज़मीन धंस जाए या तो उड़ जाए, ठीक है, यही दो चीज़ हो सकती हैं। जब दो चीज़ें टकराती हैं, समझ लीजिए, या तो यही होगा कि ये दोनों ऊपर आ गई, एक नीचे जाएगा एक ऊपर आ गई, ये भी हो सकता है। दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकता है, एक नीचे गया एक ऊपर आ गया, ठीक है। या हो सकता है दोनों ही टकराए और ऊपर उठ गए, समझ गए। या एक ऐसे गया एक सिंक हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे हो सकता है। तो इंटरनल प्रोसेस ऐसी ही होती हैं, ये हमारे नीचे ज़मीन पे क्रस्ट पे, हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे जो लगातार मूवमेंट्स जो होती हैं उसे ही हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। एंड इसी के ज़रिए फर्स्ट प्रोसेस बनता है लैंड फॉर्म का। अब हम चलिए दूसरे प्रोसेस में चलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस वर्क्स ऑन द सरफेस ऑफ द क्रस्ट थ्रू वेदरिंग, डेनुडेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन। इसमें क्या है, एक्सटर्नल प्रोसेस वर्क ऑन द सरफेस, ये हमारे क्रस्ट के ऊपर वर्क करता है। अब देखिए, ज़मीन के नीचे तो ज़मीन मूव हो रही है, पर ऊपर क्या होता है, वेदरिंग होती है, डेनुडेशन, इरोजन एंड डिपोजिशन के जरिए कुछ चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाऊंगा। सम ऑफ दीज वर्क्स आर कॉज्ड बाय रिवर्स के जरिए हो सकता है, ये ग्लेशियर्स के जरिए हो सकता है, विंड वेव्स के जरिए हो सकता है। एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। ये एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है कि एक कॉन्टिन्यू मूवमेंट है, कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है, वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। किसी ज़मीन को एकदम साफ कर दिया, फिर नई जगह जाके उसे स्थापित कर दिया, वो बनने लग गई, जैसे इरोड हुए, डिपॉजिट हुआ, वेदरिंग हुआ, फिर इरोड हुआ, फिर वही चीज़ जाके डिपॉजिट हो गया। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। अब जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जैसे मैं आपको ले जाऊँ और समझाऊँ, समझिए इरोजन क्या होता है। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। जो अर्थ का टूटना होता है या कुछ कंकड़ पत्थर टूटते हैं, उन्हें हम इरोजन कहते हैं। देखिए, मान लीजिए जैसे ग्लेशियर है, अब ग्लेशियर में जैसे नीचे आएगा, जैसे नीचे नीचे ग्लेशियर पिघल रहा है, वो आते जा रहा है। इमेजिन करिए, आप अपने दिमाग में एक फिगर बनाइए कि ग्लेशियर्स आ रहे हैं, वो नीचे तेज़ी में आ रहा है, कुछ कंकड़ पत्थर वो अपने साथ इरोड, चट्टाने तोड़ते हुए एकदम इरोड करते हुए आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, ये इरोजन हो गया। उसने इरोड कर दिया, उन कंकड़ पत्थर जो भी थे या रॉक्स वगैरह थे, उनको तोड़ दिया, एकदम तेज़ी में फोर्स में आ रहा है, गुस्से में। फिर डिपोजिशन हम समझते हैं, द सर्फेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। फिर क्या होगा, जब वो चीज़ नीचे लेके आ रहा है, तो कभी ना कभी क्या होगा कि वो एक जगह नीचे आके रुक जाएगा, डिपॉजिट करते जाएगा, आते जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट होते आते जाएगा, वो एक बार वो इरोड हुआ सामान लाके एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो समझ सकते हैं कि उस जगह डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब डिपोजिशन का मतलब ये भी नहीं है कि एक जगह आया, डिपॉजिट किया एंड पहाड़ सा बना दिया। डिपोजिशन मतलब कॉन्टिन्यूस मूवमेंट पे। अब जैसे प्लेन एरियाज़ का एग्जांपल लीजिए, प्लेन एरियाज़ कैसे फॉर्म होते हैं, वही फॉर्म होते हैं, इरोड हुए, वो नीचे डिपॉजिट करते गए नदियों के सहारे। नदियों जहाँ पे जाती हैं वहाँ का मैं प्लेन एरियाज़ की अगर एग्जांपल लें, जैसे बिहार यूपी या मान लीजिए, तो नदियाँ आएँ, अब एक जगह, जैसे नदियाँ भी अगर ग्लेशियर से आ रही है, गंगोत्री ग्लेशियर ले ली, गंगा निकल रही है, ठीक है, गंगा नदी आई, वो पहले मेल्ट हुई, फिर पानी बनी, तो उसने एक प्रोसेस चलाया, इरोड हुआ, फिर डिपॉजिट करते धीरे 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 करते, और डिपॉजिट एक जगह डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि नदी रुक थोड़ी गई है, वो तो लगातार बहते जा रही है। तो डिपॉजिट करते गए करते गए करते गए एंड एक प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हो गया ऐसे ही उसके किनारे, नदियों के किनारे, ठीक है। ये होता है डिपोजिशन। इरोड मतलब क्या, वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड इरोजन, एंड डिपोजिशन
जब वो चीज़ इरोड होकर एक जगह डिपॉजिट होने लग जाती है या आके रुक सी जाती है, उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, सॉइल एंड मिनरल्स एज वेल एज वुड एंड आर्टिफिशियल मटेरियल थ्रू कॉन्टैक्ट विथ वाटर, एटमोस्फेरिक गैसेस, प्लांट्स, चेंजेस इन टेम्परेचर। वेदरिंग क्या होता है? ये ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स होते हैं, मिनरल्स वगैरह टूट जाते हैं रॉक्स, पर हम ये इसे जाके तोड़ते नहीं हैं कि छानी हथौड़ा लिया तोड़ना शुरू कर दिया। मांझी द माउंटेन मैन बहुत अच्छी मूवी थी, पर हम वो एग्जांपल मत समझिएगा कि मांझी भाई ने मांझी सर ने जाके छेनी हथौड़े से तोड़ा था, ऐसे नहीं होता। वेदरिंग वेदरिंग मतलब होता है ये नेचुरल तरीके से टूट गया, आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है पर बहुत टाइम लगता है। अब जैसे इसमें देखिए क्या है, एक पत्थर है, मान लीजिए एक पत्थर है, आगे वाले डायग्राम में समझाऊंगा, डायग्राम है, पर उससे पहले आप एक बार समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। इमेजिन करिए, इमेजिनेशन इज़ द बेस्ट पावर। इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी किसी चीज़ को भी ध्यान से समझने के लिए। पत्थर है, उस पर लगातार पानी आते जा रहा है, पाते जाते, एक ऐसा ऊपर है, तो एक टाइम पे आके ना वो टूट जाएगा नीचे से पत्थर। टाइम लगेगा, साल लगे, 10 साल लगे, 1000 साल लगे, लाखों साल भी लगते हैं किसी चीज़ में, तो आके टूट जाएगा। पानी के कांटेक्ट में आए, टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, प्लांट्स के कारण भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई पौधा है उसमें से एकदम से प्लांट उग गया तो वो दो चीज़ में बांट देगा। एटमोस्फेरिक गैसेस भी होती हैं, इन सब के कारण भी वेदरिंग होती है, मतलब ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इस डायग्राम में हम अच्छे से समझते हैं इन तीनों चीज़ों को। अब देखिए आप, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन मैंने जैसे आपको पढ़ा। अब वेदरिंग मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये ग्लेशियर है, यहाँ पे कुछ माउंटेन्स भी हैं, जैसे ये ग्लेशियर है, अब यहाँ पे कुछ पत्थर, कंकड़ पत्थर भी होंगे। अब यहाँ पे विंड रेन के चलते, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेदरिंग, विंड रेन एंड फ्रीजिंग ब्रेकअप ऑफ रॉक, यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीज़ों के चलते वेदरिंग हुई, जैसे मैंने बताया था। इसके चलते वेदरिंग हो गई, विंड के चलते हो गई, विंड हवा चल रही है यहाँ पे तेजी चलते, उसके चलते वो धीरे 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 करते वेदरिंग, टूटते गया टूटते गया टूटते गया, नीचे आ गया, रेन की वजह से टूटा, फ्रीजिंग अप ऑफ रॉक हो गया, तो धीरे टाइट होकर टूटते गया, नीचे आते गया। उसके बाद क्या हुआ, मूविंग ब्रोकन मटेरियल। अब यहाँ से जैसे ही ये टूट के वेदरिंग की वजह से नीचे गिरा तो इरोजन शुरू हो गया, इरोजन हमारा शुरू हो गया। मूविंग ब्रोकन मटेरियल मतलब यहाँ पे कुछ भी रॉक्स वॉक्स, मान लीजिए यहाँ कोई रॉक्स है, यहाँ रॉक है, यहाँ रॉक है, यहाँ रॉक है, कोई चट्टान है, तो यहाँ जैसे ही धीरे धीरे ये आते जाएगा तो उनको भी साथ लेते आएगा, इरोड करते जाएगा, लेते आएगा लेते आएगा लेते आएगा। पानी मान लीजिए आप, पानी भी आते गया, पत्थर भी, कंकड़ पत्थर भी आते गए, ये इरोड होते गया, एंड उसके बाद नीचे आते 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 यहाँ इरोजन, यहाँ पे इरोजन चलते गया और इधर आके डिपॉजिट हो गया। डिपोजिशन वही है, मटेरियल डिपॉजिट इन अ न्यू स्पॉट, यहाँ के डिपॉजिट हो गया। समझ गए आप? वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन आपको समझ में आया? अगर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मज़ा आने वाला है यार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आ जाएगा आपको। वेदरिंग आप समझ गए, इरोजन समझ गए, डिपोजिशन समझ गए, ठीक है। अब आप एक एग्जाम्पल में आपको ये है, पर चलिए एक एग्जाम्पल और मैं आपको ले लेता हूँ। वेदरिंग का एक एग्जांपल आप चौक से भी समझ सकते हैं कि चौक देखा आपने ले लिया, उसे रख दिया। आप एक एग्जांपल लीजिए, वैसे चौक के साथ तो थोड़ा गलत एग्जांपल होगा, पर एग्जांपल चौक है, खड़ा है, ठीक है, हवा चलते गई, कुछ होते गया तो वो टूट ही जाएगा, टूटेगा, इरोड होगा, इरोड भी होगा, नीचे गिर जाएगा, एंड फिर हवा चलेगी तो जाके डिपॉजिट भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, छोटी एरिया में ऊपर हो तो जाएगा। ये समझ सकते हैं आप, गलत सही एग्जाम्पल था। बाकी वेदरिंग आप एग्जाम्पल समझ गए। एक और एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ वेदरिंग और अच्छे के लिए। आप जैसे ये देख सकते हैं, ये जो पर्वत है, माउंटेन नहीं कहेंगे, ये जो चट्टाने हैं, इनमें भी वेदरिंग हुई है। ये रॉक देखा आपने, ये टूट गया, टूट गया कैसे? समुद्र है ये, यहाँ पे पानी आए, यहाँ पे तेज़ होते गया, पानी होते गया, पानी आते गया, इन पे प्रेशर पड़ते गया, पड़ते गया, मारा मारा मारा, इतना मारा कि सारा आके एक टाइम पे टूट गया। ये नीचे से टूटना शुरू हुआ, फिर ऊपर आया, नीचे से जैसे नीचे बेस कमज़ोर, ऊपर भी टूटने लग गया, तो ये चट्टान अलग होगी। अब किसी इंसान ने जाके इसे अलग नहीं किया कि इसे छेनी हथौड़े से मार मार के तोड़ दिया, एकदम अलग कर दिया इस चट्टान को, नहीं, ये नेचुरल प्रोसेस से हुआ, पानी से हुआ, समुद्र के पानी से हुआ। समुद्र का पानी जैसे जैसे टकराते गया, अब एकदम से टकरा, टूट नहीं गया, टाइम लगा उसे, टाइम लगा, एंड एक टाइम ऐसा है जब ये टूट गया। एक बार भी नहीं टूटा, थोड़ा टूटा, फिर ऐसे ऐसे करते ये पूरा टूट गया और अलग हो गया। ये बेस्ट एग्जाम्पल था, आप वेदरिंग समझ गए होंगे इससे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन आप समझे कि नहीं,
बताइएगा कमेंट में ज़रूर, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, एकदम बेझिझक पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब हम चलते हैं मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ये तो हमने पढ़ लिया था, कुछ प्रोसेसेस पढ़े हमने लैंड फॉर्म्स के, जैसे इंटरनल प्रोसेस पढ़ा कि इंटरनल प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर एक्सटर्नल प्रोसेस में पढ़ा वेदरिंग, डेनुडेशन, डिपोजिशन वगैरह क्या होते हैं, डिपोजिशन। अब हम पढ़ते हैं मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला तो होता है, देख रहे हैं ना ये क्या है, माउंटेन। फर्स्ट लैंड फॉर्म टाइप होती है हमारी माउंटेन, समझे। सेकंड लैंड फॉर्म टाइप होती है हमारी प्लेट्यूज, प्लेट्यूज पठार, पर्वत पठार, ठीक है। एंड तीसरी टाइप होती है प्लेन, प्लेन एरियाज। ये 3 टाइप हो गए, समझे। ये प्लेन एरिया एकदम देख रहे हैं प्लेन है, ये एरिया हो गया। फिर प्लेट्यूज हो गए एंड माउंटेन्स। ये कुछ मेजर टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स होते हैं। अब हम एक बार माउंटेन को समझते हैं, आखिर माउंटेन क्या होता है, ठीक है। देखिए माउंटेन क्या होता है। माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विथ अ पीक और समिट। माउंटेन क्या होता है, एक नेचुरल एलिवेशन होता है हमारी पृथ्वी की ज़मीन से, एंड एक उसका पीक होता है, समिट होता है। अब आप कहेंगे, जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा कि ये देखिए ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये दोनों ज़मीन से उठे हुए हैं, पर माउंटेन प्लेट्यू से अलग किस जगह से वजह से हो जाता है, ये देखिए पीक, पीक बना हुआ है, इसे हम समिट भी कहते हैं। समिट आपने आई थिंक सुना होगा कि कभी भी अगर कोई माउंट एवरेस्ट अगर क्लाइंब करता है या K2 अगर किसी ने क्लाइंब करता है, कोई भी करता है, तो कहा जाता है ना, इसने माउंट एवरेस्ट के समिट की फतह कर ली या उसका फतह कर लिया, समिट कहते हैं इसे। कुछ टर्म्स होते हैं जियोलॉजिकल, देखिए हर सब्जेक्ट के ना कुछ टर्म्स मतलब शब्द होते हैं। मैथमेटिक्स अपनी एक भाषा है, ज्योग्राफी अपनी एक अलग भाषा है। तो हम ज्योग्राफिकल भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि पीक है, ये नॉर्मल इंग्लिश होगी, पर इसे हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में समिट कहते हैं, ठीक है। देखा आपने, अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस विद अ पीक और अ समिट। ये माउंटेन का वो हिस्सा होता है जो ज़मीन से उठा हुआ होता है पृथ्वी से, और ये बहुत ऊंचा होकर एक समिट बनाता है, एक पीक बनता है। जैसे आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, ये माउंटेन है, इसकी एक पीक है, ये समिट है, ठीक है। वीडियो चलिए प्ले करूँ, ये पीक है आप देख रहे हैं। इन सम माउंटेन देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए सम माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे परमानेंटली रिवर फ्रोजन आइस क्या बोलते हैं, फ्रीज होती है, फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस होती हैं, परमानेंट होती हैं, उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सियाचिन ग्लेशियर, एग्जांपल लिया है मैंने। माउंट हिमालयस का रेंज है, हिमालयस के रेंजेस में आता है, तो वहाँ पे क्या है, एक बनी हुई है ग्लेशियर है, वो रिवर्स जैसा लगेगा। अगर आप ऊपर से देखिएगा तो कभी तो ऐसा लगेगा सफ़ेद सागर, प्रॉपर सफ़ेद सागर, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। एंड ये माउंटेन्स पे बनते हैं जहाँ पे टेम्परेचर एकदम लो डिग्री हो जाता है, जहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं रिवर्स वाटर जो होता है। अ कॉन्टीन्यूस चेंज ऑफ माउंटेन्स ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड अ रेंज। अब क्या होता है, देखिए ये तो एक माउंटेन है, मान लीजिए ये एक माउंटेन, तो ये माउंटेन हो गया, पर अगर इसी माउंटेन की अगर एक रेंज चली आती है तो उसे हम माउंटेन कहते हैं। बहुत सारे माउंटेन, जैसे देखिएगा K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब हो गए, ठीक है। तो ये सारे हिमालयस के पार्ट हैं, हिमालयस के पार्ट हैं, पर एक रेंज चली आई, आप देखते जाइएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पूरा कवर होता है। कहाँ, कश्मीर से लेके या POK भी लीजिएगा, जो कश्मीर या पाकिस्तान के भी थोड़े एरिया, अफगानिस्तान भी मान लीजिए, उधर से शुरू होता है और जाके नॉर्थ ईस्टर्न तक फैला हुआ है। तो ये एक रेंज है, एक सिंगल माउंटेन रेंज है, अ लार्ज माउंटेन रेंज है। और इस रेंज को हम क्या कहते हैं, हिमालयस, हिमालयन रेंज आपने सुना होगा, हिमालयन रेंज कहते हैं। इस हिमालयन रेंज में कई माउंटेन्स आते हैं। सबसे बड़ा माउंटेन आता है आपका माउंट एवरेस्ट आता है, K2 आता है, कंचनजंगा आता है, कई एग्जाम्पल्स हैं। ये माउंटेन्स आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये कुछ बड़े आते हैं, माउंटेन रेंजेस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह जो फैलाव होता है इनका। अब माउंटेन रेंजेस जो होती हैं, ये जाहिर सी बात है ये कुछ बड़े माउंटेन रेंजेस होंगे, काफ़ी बड़े माउंटेन होंगे। तो दुनिया में क्या हुआ कि
कुछ लार्जेस्ट या लीडिंग माउंटेन रेंजेस कह लीजिए, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जैसे रेंजेस ही कहिए, द हिमालयस, द अल्प्स एंड द एंडीज आर द सम लीडिंग माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ लीडिंग माउंटेन्स हैं दुनिया के। उराल माउंटेन भी है, वो भी एक रेंज है, पर जो लीडिंग हम कहते हैं वो इन तीनों को ही कहते हैं। उराल्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। उराल्स में मैं आपको अगर बताऊँ, अगर वर्ल्ड मैप इस स्लाइड में हुआ तो कहाँ है उराल्स, देखिए माउंटेन्स आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर, फर्दर दे हैव फॉरेस्ट विच गिव अस फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। माउंटेन क्या है? पानियों का भंडार है। नदियाँ कहाँ से उत्पन्न होती हैं? माउंटेन से। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन जो रिवर्स हैं वो क्यों पेरेनियल हैं? क्योंकि यहाँ तो चलिए बारिश तो होती रहती हैं, सदा नीरा रिवर्स बोलते हैं हम इन्हें, माउंटेन से आती हैं, ग्लेशियर से आती हैं, ग्लेशियर लगातार फॉर्म होते रहती हैं, आते जाती हैं। अब ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। गलती किसकी है यार? हमारी ही ना है क्लाइमेट चेंज में, दूसरे बाहर वाले ने आके तो दिक्कत की नहीं। ठीक है, समझ सकते हैं। तो ये होता है कि माउंटेन्स में वाटर का भंडार है, वहाँ पे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पाई जाती हैं कई में, हिमालयन रेंजेस में। उत्तराखंड में आप देख लीजिए हिमालय रेंज है, नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, तो ये सब हैं। अब वहाँ पे फ्यूल्स भी पाए जाते हैं, जाहिर सी बात है, फ्यूल्स पाए जाते हैं, जानवर के होंगे वो फ्यूल्स बन जाते हैं, फॉडर, शेल्टर, अदर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मेडिसिन भी पाई जाती है माउंटेनियस एरियाज़ में, अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन पाई जाती हैं हिमालयस में। हिमालयस यार रहस्य है, जन्नत है हिमालयस है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर लीजिए, पर मज़ा आ जाता है यार हिमालयन, जब हम देखते होंगे वादियाँ, मज़ा आता है। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं माउंटेन्स के, जैसे कैसे होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स हो गए। फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ग्लेशियर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया था। देखिए ये माउंटेन्स हैं, ये ग्लेशियर्स में वाइट सी, सफ़ेद सागर कह लीजिए। ये ग्लेशियर्स होते हैं, फ्रोजन आइस होते हैं, फ्रोजन वाटर समझ लीजिए आप इसे, फ्रोजन वाटर। समझे आप? अच्छे से समझे ना? ठीक है। हाँ चलिए हम एक बार टाइप्स में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये मैप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। मैप्स अगर आपने समझ लिए ना तो देखिए ज्योग्राफी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सारा खेल मैप्स का। देखिए मैं तो कहता हूँ ना, आप एटलस लेके बैठिए, एटलस लीजिए, कोई भी कंट्री अगर मैं बताऊँ देखिए कहाँ है फटाफट, कोई भी माउंटेन रेंज बताऊँ देखिए फटाफट कहाँ है, एंड कोई भी प्लेट्यूज, पठार, जो भी मैं बताऊँ देखिए फटाफट कहाँ है, समझ जाइएगा। उसके बाद तो दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उस चीज़ को याद करने से। डायलॉग अच्छा लगा तो ताली बजाइएगा, मज़ा आएगा। देखते हैं। ये देखिए मैप बहुत ज़रूरी होता है, सीरियस नोट पे आपको कह रहा हूँ मैं। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप्स का इस्तेमाल कीजिए यार। मैप्स रखिए अपने पास, एटलस रखिए, एटलीस्ट एक एटलस रखिए, चाहे आप ऑक्सफोर्ड का यूज़ करिए या किसी और कंपनी का या पब्लिशर का, पर मैप रखा करिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं टाइप्स जानने से पहले माउंटेन रेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 मेन रेंजेस मैंने आपको बताई थी, हिमालयस, आल्प्स एंड एंडीज़। तो आप देख सकते हैं ये है हिमालयन रेंज, यहाँ से शुरू होता है ये हिमालयन रेंज। देख लीजिए यहाँ से पूरा कवर करते करते तिब्बतन, ये मान लीजिए सिर्फ मैं ये इंडिया की बात बता रहा हूँ, वैसे तो थोड़ा बहुत तिब्बत में भी है या नेपाल साइड में, पर अगर हम यहाँ से माउंटेन हिमालयस की रेंज लें तो ये लीजिए, यहाँ से आते हुए ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न कवर करते यहाँ पे आता है, ऐसे आता है। ये पूरा एक रेंज है, एक सीरीज से शुरू हो गई, एक चेन से शुरू हो गई है हिमालयस की, ये पूरा रेंज है। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम वहीं देख, ये हिमालयन रेंज हो गया। अब आल्प्स की रेंज देखिए, ये यहाँ से है, यूरोप में है, एल्प्स यूरोप में है, इतना याद रखिएगा। हिमालय सब हमारे एशिया में पाए जाते हैं, एशिया में भी हमारे एशिया में है, फिर कॉन्टिनेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। एंड एल्प्स आपको यूरोप में पड़ेगा, ये देखिए कहाँ कहाँ से, ये पूरी एल्प्स की रेंज है। फ्रांस कवर किया, वियना हो गया, जर्मनी का हिस्सा कवर किया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। ठीक है, ये पूरी एल्प्स की रेंज है। एंड तीसरी, ये यूरोप में पाई जाती है। एंड तीसरी बट, और ये जो एल्प्स की रेंज, एंडीज़ रेंज, हिमालयन रेंज, आल्प्स रेंज एंड एंडीज़ की रेंज, ये देखिए। और मैं आपको बताऊं ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है और ये दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है।
सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है एंडीज़। एंडीज श्रृंखला जो है पर्वतों की, ये दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन श्रृंखला है, पर्वत की श्रृंखला है। ये कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में। ये यहाँ देखिए, साउथ अमेरिका से टॉप से शुरू होते हुए इस मैप में ये पूरा एंड तक नीचे जाता है। ये पूरा एंडीज रेंज है। ये क्या क्या कवर करता है? वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, इन सब का हिस्सा कवर हो जाता है। देखा आपने? चले फिर आगे। माउंटेन स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए आगे चलते फिर हम। अब हम देखते हैं एक बार टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। अब फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? दीज माउंटेन्स आर बाय फार द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दे आर कॉज्ड बाय लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट्स व्हेन स्ट्रेसेस आर सेट अप इन द अर्थ क्रस्ट। क्या होता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया था ना, इंटरनल प्रोसेसेस होती हैं, तो क्या होता है कि ये मान लीजिए ये ज़मीन है, ये धंस गई, इधर से ये उठ गया, कुछ ऐसा उठ गया, तो ये फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म कर देता है। फोल्ड माउंटेन मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है। फोल्ड माउंटेन जैसे नीचे से स्ट्रेसेस पड़ी, वो एक प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ते 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 वो उठ गया, एकदम अर्थ क्रस्ट से एकदम ऊपर उठ गया। अब इसके एग्जांपल भी आप देख लीजिए, हिमालय, एंडीज एंड एल्प्स, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर आप देखिएगा तो दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े एग्जांपल माउंटेन रेंजेस या माउंटेन्स हैं, वो फोल्ड माउंटेन्स हैं। हम अगर इसी से समझ लें तो फोल्ड माउंटेन जैसे मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आ रही हैं, टकरा रही हैं, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आ रही हैं या क्रस्ट आके टकराई, वो अपलिफ्ट हो गया, ठीक है, अपलिफ्ट हो गया, ऊपर हो आके वो फोल्ड हो गया, ठीक है, तो फोल्ड माउंटेन्स बन गए। ऐसे ये आया, इधर से प्लेट आई 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 और ये उठ गया। देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे इधर से एक प्लेट आई, ये नीचे धंस गई, इधर से आई, ये टकराई और उठ गई, बस इधर से धट, इधर की प्लेट नीचे दब गई, सबडक्ट हो गई, और इधर की अपलिफ्ट हो गई। तो ये एग्जांपल हो जाता है फोल्ड माउंटेन्स का। एंड फोल्ड माउंटेन के आपके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, ये सारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको फोल्ड माउंटेन समझने में दिक्कत हुई हो तो। चलिए फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्केल पे फैले हुए हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। ये कैसे बनते हैं, कैसे बनते हैं? जब पृथ्वी के नीचे अर्थ क्रस्ट पे स्ट्रेसेस ज़्यादा पड़ जाती है, दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, टकराती हैं, टकराव इतना भयंकर होता है कि एक तरफ की प्लेट या क्रस्ट नीचे सबडक्ट होगी, दूसरी तरफ की अपलिफ्ट होगी, तो इससे हमारा फोल्ड माउंटेन्स फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? हिमालयस हैं, एंडीज हैं, एल्प्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। समझ गए? आगे चलते हैं। अब एक बार हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? When the earth crust bends, folding occurs, but when it cracks, faulting takes place. क्या होता है ना कि कभी कभी पर्वत जो होते हैं ना, ये दूर जाने लग जाते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होने लग जाते हैं। तो ये कुछ क्या होता है, कुछ उठे रहते हैं और कुछ जैसे जैसे दूर जाने लग जाते हैं तो ये धंस जाते हैं। मान लीजिए देखिए लिखा हुआ, व्हेन द अर्थ क्रस्ट बैंड्स, जब हमारी अर्थ की क्रस्ट बैंड होती है, फोल्डिंग अकर्स, फोल्डिंग होती है, एंड क्रैक्स भी बनेंगे, जाहिर सी बात है जब फोल्डिंग होगी। तो फॉल्टिंग में बी कॉज्ड बाय टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन और कंप्रेशन या तो पास में आ गए या तो दूर चले जाए। फोर्सेस विच लेंथन और शॉर्टन द अर्थ क्रस्ट। इन फोर्सेस के कारण क्या होता है कि अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो या तो थोड़ी ऊंची हो जाती है, यहाँ पे ऊंची क्रस्ट, और यहाँ पे थोड़ी नीचे नीचे चली गई, तो इसके कारण ये भी नीचे आ गया, ठीक है। कॉजेज द सेक्शन ऑफ इट टू सबसाइड और टू राइज अबव द सराउंडिंग लेवल। इसके कारण क्या होता है, मान लीजिए अर्थ की क्रस्ट है, ये थोड़ी सी नीचे से आड़ी तिरछी नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, तो ये जो माउंटेन होगा ये तो उठा रहेगा क्योंकि यहाँ पे सही है, पर ये जो धंसा हुआ क्रस्ट है, ये इसके कारण ये माउंटेन धंस जाएगा नीचे। इसके कारण क्या होगा, कोई चीज़ उठी रहेगी एंड ये धंस जाएगी। जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसे हम ग्रेबन कहते हैं, एंड जो उठा हुआ पार्ट रहता है उसे हम हॉस्ट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वोस्जिस माउंटेन। द वोस्जिस ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ द राइनलैंड आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। राइनलैंड कहाँ है, आप पूछिएगा, राइनलैंड जर्मनी में है, तो वोस्जिस जर्मनी में है, ये याद रखिएगा। वोस्जिस माउंटेन आपके जर्मनी में पाया जाता है, ठीक है। आप ये समझ गए ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। आगे चलें, वॉल्केनिक माउंटेन्स, ये इसमें तो समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं क्योंकि आसान है। देखिए, these are in fact volcanoes which are built up from the material ejected from fissures in the earth crust, ठीक है। वॉल्केनोस क्या होते हैं, जो अर्थ की क्रस्ट से जो इजेक्ट होते हैं, ये वेंट है, ये वेंट है, इसी के यहाँ से हमारा ये लावा निकलता है, मैग्मा,
अब इस वेंट के थ्रू निकलता है। इसके कारण क्या होता है, जब भी मैग्मा आते जाता है तो ये ऐसे 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 फ्लोट होते जाएगा, फ्लोट होते जाएगा एक, और फिर जब ये फ्लोट हो जाएगा कुछ टाइम बाद ये ठंडा पड़ने के बाद हार्ड हो जाता है, आपको जैसे पता है। तो ये हार्ड होने के बाद एक माउंटेन के फॉर्मेशन ले लेगा, माउंटेन का फॉर्मेशन ले लेगा। इसमें आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। वेंट है, ठीक है, एक वॉल्केनो है, यहाँ से निकला वॉल्केनो, वेंट से मैग्मा निकला और ये इधर चले गया। निकलने के बाद इधर से नीचे आया, इधर से नीचे आया, सामने से नीचे आया, उधर पीछे से नीचे गया, तो एक माउंटेन का प्रॉपर फॉर्मेशन कर दिया इसने। द मटेरियल इंक्लूडेड क्या होता है, मोल्टेन लावा निकलते हैं, एशेज, डस्ट एंड लिक्विड मड। क्या क्या निकलता है इसके अंदर से, मोल्टन लावा निकलता है, मोल्टन लावा, एशेज वगैरह निकलता है, डस्ट पार्टिकल्स एंड लिक्विड निकलता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे माउंट फूजी, पॉपुलर माउंटेन है। अगर आपने कुछ जापानीज़ कार्टून वगैरह देखे हो तो उसमें काफ़ी बार इसका जिक्र हो जाता है, काफ़ी बार इनकी वीडियोस भी आ जाती हैं। पॉपुलर माउंटेन है, अच्छा सीनरी अच्छी है इसकी, फूजी, माउंट फूजी। फिर है दूसरा एग्जांपल है, माउंट फूजी कहाँ है, जापान में है। फिर है माउंट मेयन, ये कहाँ पाया जाता है, फिलीपींस में। आर द सम एग्जांपल्स ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं दोनों माउंटेन, फूजी एंड मेयन, वॉल्केनिक माउंटेन के। समझ गए? अब आप ये देख सकते हैं, ये माउंट फूजी है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लावा निकला तो ये ऐसे ऐसे जाते जाते ठंडा पड़ते गया, हार्ड सरफेस बनते गया, इस वजह से ये एक वॉल्केनिक माउंटेन बना। इस वजह से ये वॉल्केनिक माउंटेन ये बनते हैं, समझे? वॉल्केनिक माउंटेन हमारा ऐसे ही बनता है। और ये रहा माउंट मेयन, ये भी वॉल्केनिक माउंटेन है, ये कहाँ पाया जाता है, फिलीपींस में। देखा आपने डायग्राम, अच्छे लगे? आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे प्लेट्यूज़ की, आखिर प्लेट्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज़ हम देखेंगे। प्लेट्यूज़ क्या होता है, अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट टेबल टॉप्ड लैंड, इट इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या होता है, एक टेबल की तरह उठा हुआ लैंड होता है। मान लीजिए आपके घर पे कोई टेबल है, उसकी 4 टांगें हैं, 4 टांगों से तो मतलब इसका नहीं है, पर वो उठा हुआ है ज़मीन से, वो उठा हुआ है, ठीक है, माउंटेन नहीं है वो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, समझिएगा। आपका टेबल उठा हुआ है पर ऊपर जाके वो फ्लैट है, समझ गए? टेबल आपका फ्लैट है, तभी हम इसे कहते हैं टेबल टॉप्ड फ्लैट लैंड। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, ये यहाँ से उठा हुआ है, इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये यहाँ से उठा हुआ है और यहाँ से फ्लैट हो गया। इसकी हाइट भी अच्छी खासी, एलिवेशन भी इसकी, पर ये फ्लैट हो गया, इससे हम प्लेट्यू कहते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल मैं बताऊँ तो डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो हमारे भारत में पाया जाता है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड में अगर माने तो। डेक्कन प्लेट्यू और ये लावा प्लेट्यू है, याद रखिएगा। प्लेट्यूज आर यूजफुल एज दे आर रिच इन मिनरल्स। प्लेट्यूज क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पर रिच होते हैं मिनरल्स वगैरह के। हमारे प्लेट्यूज में ही तो माइनिंग वगैरह होती है, चाहे आप गोल्ड माइनिंग्स ले लीजिए, डायमंड माइनिंग्स ले लीजिए, कोल माइनिंग ले लीजिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सब कहाँ होते हैं, माउंटेन्स में थोड़ी होते हैं ज़्यादातर, या प्लेन एरियाज़ में। कहाँ पाए जाते हैं, प्लेट्यूज़ वगैरह में होते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब रीजन में आपने सुना भी होगा, कई बार माइनिंग्स वगैरह होती हैं, न्यूज़ में आते जाते रहता होगा। तो वहाँ होते हैं, ये रिच इन मिनरल्स होते हैं, यहीं से हमें मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। मैनी प्लेट्यूज़ हैव वाटरफॉल, कुछ प्लेट्यूज़ ऐसे हैं जिनके पास वाटरफॉल्स हैं, ठीक है। द लावा प्लेट्यू इज़ रिच इन ब्लैक सॉइल एंड गुड फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। जो लावा प्लेट्यू है इज़ रिच इन, अब मैं बताता हूँ, जैसे आपका डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, एंड वो क्या होता है, ब्लैक सॉइल गुड अच्छा होता है कल्टीवेशन, किसके लिए, कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा होता है। एंड लावा प्लेट्यू ब्लैक सॉइल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डेक्कन प्लेट्यू लावा से बना है, तो अगर वो लावा से बना है तो ब्लैक सॉइल वहाँ पाया जाता है, तो वहाँ की कॉटन कल्टीवेशन अच्छी होगी, जाहिर सी बात है। समझ गए आप? ठीक है। अब कुछ टाइप्स होते हैं प्लेट्यूज़ के, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्यूज़ हम देखें, दीज आर फाउंड बाय अर्थ मूवमेंट विच कॉज अपलिफ्ट एंड आर नॉर्मली ऑफ ए कंसिडरेबल साइज एंड फेल्ड यूनिफॉर्म अल्टीट्यूड। ये जैसे टेक्टोनिक प्लेट्यू वही हो गया जैसे माउंटेन फॉर्मेशन होती है, जैसे माउंटेन के पीक्स वगैरह इनकी नहीं होती हैं उतनी, तो ये टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, अर्थ की क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से ही इनका फॉर्मेशन होता है। आप टेक्टोनिक माउंटेन्स के एग्जांपल, प्लेट्यूज़ के अगर एग्जांपल आप पूछिएगा तो कौन सा बेस्ट एग्जांपल है, आपने सुना होगा तिब्बतन प्लेट्यू इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्यूज़, ठीक है।
तिब्बतन प्लेट्यू जो है वो बेस्ट एग्जांपल है टेक्टोनिक प्लेट्यूज का। हिमालयस के पीछे ही है, तिब्बत साइड में बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, मतलब ऊंचाई इतनी, एलिवेशन। और सही बात बताऊँ, टेक्टोनिक प्लेट्यूज की ना हाइट ज़्यादा होती है, एलिवेशन इनकी ज़्यादा होती है, 4-5 हज़ार मीटर के आसपास हो जाता है इनका मेनली एलिवेशन, समझ मीटर बता रहा हूँ। तो इनसे हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये माउंटेन है। प्लेट्यूज मैंने आपको बताया प्लेट्यूज कैसे होते हैं, टेबल टॉप होते हैं, ऊंचाई से ज़मीन से तो ऊपर होते हैं, ऊपर जाके हल्के फुल्के फ्लैट हो जाते हैं। तिब्बतन प्लेट्यू एक बेस्ट एग्जांपल है टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का, प्लेट्यूज़ का। टेक्टोनिक प्लेट्यूज़ वही जो एक बार क्लस्ट आके टकराई, कुछ ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे उठा, नीचे गया, ये उससे बनता है। ठीक है, समझ गया। अब दूसरे होते हैं वॉल्केनिक प्लेट्यूज। वॉल्केनिक प्लेट्यूज कैसे होते हैं? मॉल्टन लावा में इशू फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड स्प्रेड ओवर इट्स सरफेस टू सक्सेसिव शीट्स ऑफ बेसाल्टिक लावा, दीज सॉलिडिफाई टू फॉर्म अ लावा प्लेट्यू। देखिए क्या होता है, जब मोल्टन लावा जब अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है ना, तो फैल जाता है काफ़ी मात्रा में। अगर बाहर आया तो फैल गया, काफ़ी साल आया बाहर हो गया, तो बेसाल्टिक लावा में एक सक्सेसिव शीट्स बना दी उसने, फैल गया, वो लावा फैल गया। तो क्या होता है, जब वो लावा ठंडा पड़ता है ना, जो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो एक प्लेट्यू बन जाता है। ठंडा होने के बाद वो प्लेट्यू का एग्जांपल ले लेता है। जैसे माउंटेन्स, मैंने वॉल्केनिक माउंटेन्स बताया था, तो वेंट से निकलता था, एक वेंट पाइप सा था, उस पाइप से नीचे आता था तो माउंटेन होता। पर इसमें एक मोल्टन लावा में इसमें है कि ये ज़मीन से निकला, अर्थ की क्रस्ट से बाहर आते गया, कोई माउंटेन वगैरह यहाँ फॉर्म नहीं हो रही है। आया, जमा हुआ, जमा होते गया, जमा होते गया, जमा ठंडा, जमा ठंडा, जमा ठंडा, जमा ठंडा होते गया, एंड ये सॉलिडिफाई होकर प्लेट्यू का निर्माण कर लिया। इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? सम ऑफ द बेटर नोन वॉल्केनिक प्लेट्यूज आर एंटरिम प्लेट्यू ऑफ द नॉर्थन आयरलैंड एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन प्लेट्यू का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसका बेस्ट एवर एग्जाम्पल है एंड एंटरिम प्लेट्यू जो नॉर्थ आयरलैंड में है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वॉल्केनिक प्लेट्यूज़ के। वॉल्केनिक प्लेट्यूज़ के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। देखिए एग्जाम्पल्स क्या होता है ना, कभी भी अगर आप आंसर्स वगैरह लिख रहे हो ना चीज़ के, अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ाई की है, समझ रहे हैं, पढ़ाई की है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है टीचर पे। अच्छा इंप्रेशन क्या, देखिए अगर आपके पास किस चीज़ की नॉलेज है और अगर उसके साथ साथ आपके पास एग्जाम्पल भी है, देखिए क्या होता है ना, अब जैसे मैं आपको नॉर्थन आयरलैंड, सॉरी अगर माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे कि मैंने इन सब चीज़ों को ना मैप में नहीं समझाया, भूल गया, सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे ये एंटरिम प्लेट्यू वगैरह, माउंट फूजी कहाँ मैप में पाया जाता है, नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा जब भी ऐसे चैप्टर्स आएंगे मैप वाले, जैसे मैं ज़्यादा मैप की ज़रूरत पड़ेगी उसमें मैप का मैं हैवीली यूज़ करूँगा अपनी स्लाइड्स में एंड अच्छे से समझाऊँगा। सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। तब तक आप एक काम कर लीजिए, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई है ना, चाहे आप वॉस्जिस माउंटेन देखिए कहाँ है जर्मनी में मैप पे, एंट्रीम प्लेट्यू देखिए नॉर्थ वेस्टर्न नॉर्थन आइलैंड में कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू एक बार नोट करिए, फूजी माउंटेन देखिए, ठीक है, माउंट मोयान देखिए, मयाना, ये सब देखिए मैप में। आप भी थोड़ी हेल्प मदद कीजिए, आप भी थोड़ा मतलब थोड़ा एफर्ट अपने आप भी लगाइए यार। अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ माफ़ी तो चाहूँगा उसके लिए, पर थोड़ी हेल्प आप भी कीजिए मेरी, कि आप ढूंढिए, आप मैप में ढूंढिए, अच्छे से ढूंढिए यार। मज़ा, देखिए पता क्या होता है, मैं आपको पढ़ा दूँ पर अगर आप सिर्फ लेक्चर देखा आपने और बंद कर दिया, बस ख़त्म हो गया लेक्चर, देखिए अब मैं आपको कहूँगा आपने ये लेक्चर देखा तो आपका लगभग 80% कवर हो गया, आपने 80% यहाँ से नॉलेज ले ली। बस देखिए क्या होता है ना, 80% ना कभी कभी हल्का पड़ जाता है उस 20% के सामने। वो 20% क्या, आपने खुद से रिवाइज़ किया कि नहीं? अगर आपने खुद से रिवाइज़ किया है तो यार कवर है आपका टॉपिक, आपको कौन हिला सकता है इन टॉपिक्स में। कभी भी इन टॉपिक्स की बात होगी आपके पास कुछ रहेगा बोलने को, कुछ रहेगा लिखने को, क्वेश्चंस आए लिखने को होंगे, समझ में आइए, बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कभी भी अगर न्यूज़ में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं इन सब एरियाज़ के आसपास, तो आपको एक नॉलेज रहेगी कि अच्छा ये हुआ, समझ रहे हैं ना आप। तो चलिए आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे वॉल्केनिक प्लेट्यूज बता दिए ना, जैसे अर्थ की क्रस्ट से निकलता है, लावा निकलता है, ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, फिर वो प्लेट्यू का निर्माण बन जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल है नॉर्दर्न आयरलैंड में एंटरिम प्लेट्यू, फिर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, समझ गए। अब हम एक बार देखते हैं प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेन्स देखते हैं क्या होते हैं। देखिए प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स आर लो लाइंग एंड लार्ज फ्लैट स्ट्रेचेस ऑफ लैंड। प्लेन्स वो एरिया होता है जो नीचे होता है, ज़मीन से एकदम टच होता है, ओशन से इसकी ज़्यादा ऊंचाई, स्ट्रेच होता है, लैंड होता है, लेवल हाई रोलिंग एंड प्लेन
किस लिए, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, में तो आप खेती अच्छे से कर पाएंगे। और ट्रांसपोर्ट कल्टीवेशन, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी होती है, कल्टीवेशन, घर बना हुआ है, ठीक, देख रहे हैं ना घर वगैरह पे देखिए ये से बन जाते हैं, देखिए कहीं पे भी बन सकते हैं, प्लेट्यूज सकते हैं, पर क्या दिक्कत होती है, समझ रहे हैं, काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना। प्लेन क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी है, रहने को अच्छा, घर अच्छा बना सकते हैं, कल्टीवेशन है, खेती ज़्यादा, टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग कैसे करते हैं, है पर्वतों को काट 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 के से सीढ़ी सी बना देते हैं, उस पर टेरेस फार्मिंग, पर उस पर कम उग, देखिए नॉर्मली प्लेन एरियाज के मुकाबले कम उगेंगे ना वहाँ पे, तो क्रॉप्स हैं, कुछ फल वाली उगते होंगे, फर्टाइल एरिया मान लीजिए प्लेन एरियाज पे ही उगते हैं। तो ये प्लेन एरिया फ्लैट स्टैंड होता है, दूर तक फैमिली प्लेन, जैसे एरिया देखिएगा तो आपका में जो सबसे बड़ा हमारे जो इंडिया में पाया जाता है गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है, फिर का रीजन आ गया, ये आ गया, ये सब आ गया, आसाम थोड़ा रीजन आ गया, साइड हो गया, ये सब प्लेन एरिया है। ये प्लेन एरिया क्या डिपॉजिट हो के जब वीडियो से आती जाती है, मैंने आपको बताया था कि प्लेन कैसे बनेंगे, आया से सामान आते गया इरोड पत्थर कंकड़ फर्टाइल आते गए, जैसे नदियाँ है ना, आप नदियाँ जाती हैं वहाँ का फर्टाइल हो जाता है, मिलती है बिहार यूपी में, ठीक है, ये इसलिए होता है कि जमा जमा के ऐसे नहीं होता कि एक पहाड़ सा बना दिया, एक बना दिया कि ये जमा, ये देखिए मान लीजिए ये जमा हुआ, ये जमा हुआ, ये तेरी इमारत खड़ी कर, वो जमा हुआ, फिर आया तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाया, फिर पानी आया, फिर उसी ऐसे होता है जमा डिप्रेशन। तो आप समझ गए प्लेन एरिया, आगे बढ़े। अब देखिए प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, मैंने आपको बताया ना कि प्लेन्स रिवर्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम, पर्वत से सीधे और नीचे जब इतनी तेजी गुस्सैल में आती हैं तो कुछ इरोड करते हैं, कंकड़ पत्थर नीचे लाके उसे बिछा देती हैं प्लेन एरियाज में। देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन सैंड एंड सिल्ट अलॉन्ग द कोर्सेज। वो क्या होता है ना कि देखिए मान लीजिए ये गंगा ब्रह्मपुत्र ये प्लेन है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो देखिए यहाँ से अगर पानी आ रहा है मान लीजिए उत्तराखंड से गंगोत्री से पानी निकला, तो ये गंगा रिवर यहाँ आते जैसे जैसे रिवर जो आते गई तो ये डिपॉजिट करते गई, जो अपने साथ सामान लेके आई थी, इरोड करके लेके आई थी, स्टोन्स हो गए, सैंड्स हो गए, ये सब अपने कोर्स में जो लेते आई थी पूरे कोर्स में अपने डिपॉजिट करते चले जाएंगी, समझ रहे हैं। आया माउंटेन को इरोड किया एंड इसे बिछाते चली गई। इसके कारण क्या होता है कि प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, तभी हम कहते हैं कि प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स, ये रिवर्स के द्वारा फॉर्म्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में समझाया, स्टार्टिंग में भी चैप्टर के समझाया था, ठीक है, समझ गए होंगे। आपको ये अब टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। फिर बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे इंडिया में प्लेन्स का, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स ऑफ इंडिया आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्लेन। गंगा ब्रह्मपुत्र जो प्लेन्स हैं ये हमारे भारत में बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्लेन्स के फॉर्मेशन के। अब देखिए हमने लैंड फॉर्म्स में आज क्या क्या पढ़ा, माउंटेन्स पढ़ा, टाइप्स पढ़े, टाइप्स में क्या क्या पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन्स पढ़े, और क्या बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स पढ़े, वॉल्केनिक माउंटेन्स पढ़े। प्लेट्यूज में क्या पढ़ा, टेक्टोनिक प्लेट्यूज पढ़े, ठीक है, लावा प्लेट्यूज कह लीजिए, वॉल्केनिक प्लेट्यूज कह लीजिए, वो पढ़ा। फिर हमने प्लेन एरियाज़ पढ़े, प्लेन एरियाज़ कैसे फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, ब्लॉक माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, फोल्ड माउंटेन कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है इंपॉर्टेंट है, वो हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल, जो लोग यहाँ रहते हैं ना उनकी लाइफ कैसी है। दोस्तों हमने ये सब पढ़ लिया, पर जो लोग वहाँ रहते होंगे उनकी लाइफ भी तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर वो रहते कैसे होंगे। तो चलिए हम एक बार ये छोटी सी क्या बोलते हैं पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, बहुत नॉलेज है यार इसमें। मैं कहूँगा ना तो देखिए स्टार्टिंग के 4-5 लाइन नहीं, पर मैं आपको समझाऊंगा। ये देखिए क्या है, ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। क्या होता है ना कि डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म जो होते हैं वहाँ पे ये लोग डिफरेंट स्टाइल में रहते हैं। अब प्लेन एरियाज़ में कुछ और कपड़े पहनेंगे,
कल्चर भी थोड़ा, कल्चर की सिमिलरिटी नहीं पर रहने का रंग ढंग कुछ अलग हो जाता है। हिमालयन रेंजेस में जो रहते हैं, माउंटेनियस एरियाज़ में जो रहते हैं वो थोड़े अलग ढंग से रहते हैं, प्लेन एरियाज़ में जो रहते हैं वो अलग से रहते हैं। ठीक है, तो लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज। देखिए लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है माउंटेन एरियाज़ में लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, एंड इट इज़ ईजी टू लिव इन प्लेन एरियाज़। प्लेन एरियाज़ क्यों ईजी होते हैं? क्योंकि ये बेटर कंडीशंस हमें प्रोवाइड करते हैं। कैसे प्रोवाइड करते हैं? हम यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, बस स्टैंड, बस वगैरह की मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लीजिए, ऑल काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह, फैक्ट्रीज़ वगैरह यहीं डेवलप होती हैं, बनती हैं। और फिर इसमें क्वेश्चन है, इसका मैं चाहूँगा आप आंसर करें। इतना सब चीज़ मैंने अगर पढ़ा दिए तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन लगा के अपनी थोड़ा सा इसका आंसर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स? आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं इनके बीच में रहने के जो डिफरेंट हैं, अलग अलग लैंड फॉर्म्स पे रहने के, कैसे लोग रहते होंगे अलग अलग लैंड फॉर्म्स पे? कुछ डिफरेंसेस आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्या होता है ना, समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। कभी कभी क्या होता है ना, पर्वत, देखिए ये सब होता रहता है, जहाँ पे लैंड फॉर्म्स है ना वहाँ पे ये सब दिक्कत आती रहती है। अर्थक्वेक आएगा, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, स्टॉर्म्स फ्लड्स आते रहते हैं, जैसे आते रहते हैं। अभी जैसे 2 स्टॉर्म्स आए थे, साइक्लोन्स आए थे, ताउते वगैरह, ताउते आया था, ये सब स्टॉर्म्स वगैरह हो गए। अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक पिछले कोरोना काल में तो आपने पता नहीं कितने अर्थक्वेक दिल्ली वालों ने झटके होंगे। वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब होते रहते हैं। ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़, हम इसे रोक नहीं सकते। इसके कारण क्या होता है कि, और पता क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं, अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा नुकसान क्या होता है ना कि हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। डिस्ट्रक्शन लेवल यार कह नहीं सकते, बहुत तगड़ा होता है। नेपाल का आपका अर्थक्वेक याद होगा, हिली एरिया था, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, वहीं फ्लड्स वगैरह हो गए, सुनामीज़ हो गई, 2004 की सुनामी याद आती, क्या डिस्ट्रक्शन लेवल हुआ था यार। हम इन चीज़ों को नहीं रोक सकते, पर इन चीज़ों को हम कम ज़रूर कर सकते थे कि क्या होता है ना, इन चीज़ों से ना ह्यूज लॉस होता है लाइफ और प्रॉपर्टी का, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, बहुत लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बी बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोअर द रिस्क। क्या होता है ना कि कुछ क्रिएटिव या अवेयरनेस फैला के ना, अब देखिए क्या होता है ना, टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी, देख इतनी भी हाई नहीं हुई है कि अभी भी हम ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ को हमें 10-15 मिनट पहले पता चल जाए। जापान के पास टेक्नोलॉजी है कि उन्हें थोड़ी देर पहले पता चल जाता है कि हाँ अर्थ को आने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, वहाँ पे धड़ाधड़ अर्थ को आते हैं, पता नहीं साल में कितने अर्थ को उन्हें हिट कर देते होंगे, क्योंकि वो जोन ही ऐसा है। रिंग ऑफ फायर में आता है जापान, रिंग ऑफ फायर में आपको समझाऊंगा आगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, हाई मतलब क्वांटिटी उनकी तो पूछो ही मत, अर्थक्वेक कितने आते हैं, तो उनके को बनाना मजबूरी थी। अब वैसे ही हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास भी वो टेक्नोलॉजी हो, हम बनाएं। अभी ज़्यादातर दुनिया के पास नहीं है कि अर्थक्वेक आने से काफ़ी पहले हमें कम से कम पता चल जाए, पर नेचर है यार, पता नहीं कब आ जाए, कितनी तेज़ी में आ जाए, अभी तक तो नहीं है। पर इसके अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये सब जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आएँ तो हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें, क्या मेजर्स हों, हम कैसे अपनी जान बचाएं, अपने लोगों की जान बचाएं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। अर्थक्वेक आता है तो हम कहते नहीं हैं कि आपके घर के कोने का जो हिस्सा है उसे पकड़ लीजिए, ये टेबल के नीचे चले जाइए, बिस्तर के नीचे हार्ड सरफेस के, आपका सर वर ना फूटे। या अगर पता चल रहा है कि अर्थक्वेक धीरे है, एकदम तेज़ी में नहीं है, तो नीचे आइए, भागिए, खाली ग्राउंड में जाइए, करते हैं ना। तो क्या होता है, अवेयरनेस फैलाना होता है। इससे क्या होता है कि हम रिस्क कम कर सकते हैं। रिस्क किस चीज़ का कम कर सकते हैं? लाइफ का। प्रॉपर्टी का भी कभी कभी हो जाता है, बच जाता है, पर लाइफ ज़्यादा कीमत रखती है यार, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, लाइफ ज़रूरी है, ये सब जाने बच जाती हैं। तो यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स एंड हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। क्या होता है ना, आप अपने आसपास देखिएगा, कभी अगर गाँव में रहते हो, कहीं भी अगर आप रहते हो, अगर ये वीडियो लेक्चर आपने अगर पूरा देखा है तो आपको अच्छा लगा ही होगा ये लेक्चर। तो क्या होता है कि आप अपने आसपास देखिएगा, लोग अपने ज़मीन को एंड पानी को किस तरीके से यूज़ करते हैं, लैंड एंड वाटर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार देखिएगा, क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर। हम क्या होता है कि अपनी ज़मीन को ऐसा नहीं करते कि वेस्टफुल मैनर में, मतलब कुछ भी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, बेकार पड़ी है ज़मीन, कुछ है नहीं, या कुछ भी करो, खेती नहीं हो सकती, कुछ तो हो सकता है,
अगर वो ज़मीन पर खेती लायक नहीं है, जहाँ खेती लायक होगी वहाँ खेती करिए, जहाँ इंडस्ट्रीज़ बनेंगी वहीं इंडस्ट्रीज़ बनाइए। लैंड देखिए वेस्टफुल मैनर में कभी भी यूज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस ऑन अ फर्टाइल लैंड। अब देखिए क्या बात है, लैंड इन ए वेस्टफुल, अब जो एरिया फर्टाइल है, जहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है, अगर आप वहाँ घर बना देंगे तो क्या फ़ायदा यार उस घर पे, उस जगह पे घर बनाने का। एक बात बताइए, वो फर्टाइल लैंड आप वहाँ पे अनाज उगा सकते थे, खेती बाड़ी कर सकते, क्योंकि फर्टाइल लैंड आपको पता है एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी होता है। तो क्या फ़ायदा वहाँ पे घर बनाने का, ये तो वही बात हो गई। तो इस तरीके से लैंड का वेस्टेज होती है, गलत जगह पे लोग घर बना लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन द लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। कभी कभी क्या होता है, खाली ज़मीन पड़ी है, गार्बेज कूड़ा दे दनादन फेंक देता। मैंने यार, मैं सही कहूँगा, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी नानी के घर गया था तो ज़मीन खाली थी, ठीक है। नीचे कूड़ा वाला आ रहा है, मतलब कूड़े वाले, सॉरी बोलूँगा, मतलब आते हैं, एमसीडी वाले आते हैं, सॉरी गलत शब्द यूज़ कर दिया, माफ़ी चाहूँगा, कूड़ा वाला बोल दिया, गलत शब्द है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। जैसे आ रहे हैं एमसीडी के गाड़ी, वो आते नहीं, गाने बजाते हैं, स्वच्छ भारत का इरादा ऐसे करते हैं, उसमें न डालेंगे, बंदे ज़मीन में फेंके जा रहे हैं, कहीं किसी के प्लॉट में कोई कुछ फेंक रहा है। अरे इतने मच्छर, इतनी गंदगी कर रखी है, नाश मार रखा है भाई साहब, सही कहूँगा, ज़मीन का। और पानी का तो पूछिए मत, वाटर को तो गंदा करते ही हैं यार। रिवर्स का क्या हालत कर रखा है यार, शर्म कर लो, रिवर्स को गंदा करते हैं। अभी मेरे रिवर्स को गंदा करते हैं, कभी कुछ फेंक देंगे रिवर में, कुछ खाया नहीं, टॉफ़ी च्युइंगम खाई, ले रैपर, कूड़ेदान में तो फेंकने का नाम ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान से कुछ फ़र्क पड़ा है, पर अभी बहुत आगे बढ़ना है हमें यार, बहुत आगे बढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि हम इन चीज़ों को डर्टी मैनर में या बेकार में यूज़ नहीं कर सकते। पानी यार लिमिट में है, लैंड भी लिमिट में है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन, ठीक है। जिस जगह की जो चीज़ है ना, अगर आप वहाँ पे बनाएंगे तो उसका यूज़ भी होगा। फर्टाइल लैंड में अगर आप हाउस बना रहे हैं ना, तो उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी, क्योंकि वो ज़मीन एग्रीकल्चरल लैंड है। अब वही हो सकता है जिससे एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना हुआ हो तो आपसे हाउस में ख़रीद सकता है, पकाएगा आपको, चल निकल यहाँ से। पानी का तो सबसे ज़रूरी पानी है यार, पानी का वेस्ट मत करा करिए यार, हाथ जोड़ के विनती है, पानी वेस्ट मत करिए। अगर पानी आप वेस्ट करिएगा तो समझ लीजिए आप अपनी ज़िंदगी में से, ज़िंदगी छोड़िए, आप अपने बच्चों की, आने वाले फ्यूचर की बैंड बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं। सोचिए, पानी की इस तरीके की किल्लत हो गई है आजकल कि लगभग मानिएगा तो 1 बिलियन जो हमारी जनसंख्या नहीं, हमारे विश्व की जनसंख्या है ना, उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं मिलता यार। 1 बिलियन समझ सकते हैं आप, 100 करोड़ लोग को क्लीन वाटर नहीं मिलता है पीने के लिए। ऐसी नौबत आ गई है कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे इजराइल जैसी कंट्री हैं, वो उन्होंने डेवलप कर लिया है, जाहिर सी बात है, उन काम कर रहे हैं, अभी छोटे स्केल पे किया, अभी बड़े स्केल पे, कि वो समुद्र के पानी को प्योरीफाई कर रहे हैं पीने के लिए। ये क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, या अभी बाकी हो सकता है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ से, आज से 10 साल बाद हो, 15 साल बाद हो, या 2050 तक हो, ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि हम, मजबूरी होगी हमारी कि हमें समुद्र का पानी प्योरीफाई करना पड़ेगा। पर जब अभी तक जो पानी है उसे तो हम सेव कर सकते हैं ना, ठीक है ना। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। यार ये गिफ्ट्स हैं हमारे नेचर के। अगर हम कहीं देख लीजिए, मैंने आपको बढ़ाया माउंटेन्स पढ़ा है, लोग माउंटेन जाते हैं, शिमला जाएंगे, मनाली जाएंगे, मसूरी जाएंगे, ये सब जगह घूमने जाएंगे, जाके गंदा करते हैं। अब तो चलो बहुत साफ़ हो गया ये जगह, बहुत सारी, मतलब एक अवेयरनेस फैली थी, तो अब नहीं करते हैं। पर इन सब चीज़ों का यार, ये तो चलिए हमने उसकी बात कर ली, पर पानी वानी हो गए, लैंड वगैरह हो गए, कुछ भी खाओ थूक दो, कुछ भी खाओ फेंक दो, ऐसे नहीं कर सकते ना, केयरलेस मैनर नहीं हो सकते। इतने केयर बनिए आप अपने। देखिए, आप पता है कुछ भी गलत काम करने से पहले ना, अगर पानी वेस्ट कर रहे हैं, पानी की वेस्टेज यार मत करिए, दिल से दुआ है यार, ये फ्यूचर बर्बाद कर देगा लोगों का। मैं तो देखिए क्या होता है ना कि अगर हम पानी वेस्ट करते हैं, मेरे को तो उन 100 करोड़ लोगों को, यार 100 करोड़ जनसंख्या बहुत होती है, उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, मैं तो यार दिमाग ख़राब हो जाता है सुन के। और कई लोग, जो काम अगर 1 बाल्टी में हो सकता है, वही काम वो 10 बाल्टी में करेंगे, बाप रे, गजब हाल है यार। ऐसे नहीं करना है ना, पानी को सही इस्तेमाल कीजिए, गिफ्ट है ये नेचर का, यूज़ कीजिए,
नहीं तो वही बात है ना, जब नेचर अपना डिस्ट्रक्शन दिखाता है ना, अमीर गरीब नहीं आता। नेचर जिस दिन डिस्ट्रक्शन दिखाएगा उस दिन ख़त्म सब। तो क्या है इस पर लास्ट लाइन क्या, द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर अस इन यूज़। अवेलेबल जो लैंड है ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है, हमारे फ्यूचर के लिए भी है, फ्यूचर यूज़ के लिए भी है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। हमारी ये ड्यूटी बनती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि पृथ्वी को हम एक अच्छा जगह छोड़ें अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। जो चीज़ हमने की है उसे अभी कंट्रोल करें, पानी वानी वेस्ट ना करें, ठीक है। फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से बचाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा ना, आज के रिसोर्सेज का उस तरीके से यूज़ करना कि फ्यूचर में उसका हम ख़राब ना कर पाएँ। तो पानी का यूज़ अच्छे से कीजिए। एंड देखिए वही अब लास्ट भी कहूँगा कि हर लैंड फॉर्म्स में अलग अलग लोग रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड। आप कुछ डिफरेंसेस बताइए कि अलग अलग लैंड फॉर्म पे जो लोग रहते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो बस जाने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, पानी का अच्छे से यूज़ कीजिए, ठीक है। अच्छे से यूज़ कीजिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। वो हम कहते नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, एक आइडिया है ह्यूमन सोसाइटी के लिए जो अपनी रिसोर्सेज को इस ऐसे तरीके से मतलब यूज़ करें कि वो फ्यूचर में भी काम आए, फ्यूचर में हम उसका बर्बाद ना करें। हम अपनी नीड्स, आज की ज़रूरतों का करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें कि फ्यूचर में उसकी दिक्कत ना आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ा ही होगा आपने, SDG। अभी भी एक रिपोर्ट आई थी शायद इसकी। तो चलिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर। देखिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करूँगा कि वीडियो पूरा देखा करिए। लेक्चर पूरा नहीं देखिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेक्चर पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आएगा, बहुत तगड़ी तरीके से समझ में आएगा। आप इतनी मेहनत की है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, वीडियो को शेयर कीजिए यार। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मेरा पर्सनल फेवरेट कहिएगा अब तक की 6th क्लास की किताब में मेरे को लगा है ज्योग्राफी की। तभी यार ज़्यादा टाइम हो गया, पता भी नहीं चला, क्लास ज़्यादा देर पढ़ा दिया। मज़ा आएगा, बस इतना ही है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। चैनल का आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है यार। थोड़ी सी हेल्प तो मदद तो आपसे भी बनती है ना मेरी, इतना तो हक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मज़ा आने वाला है आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में। एंड देखिए अब से वादा है, आप जो मैप्स के मैंने जो क्वेश्चंस दिए आप उन्हें सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने पिछले स्लाइड में आपसे पूछा उसे भी सॉल्व कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैप्स मार्किंग कीजिए, जगह मार्किंग कीजिए, माउंटेन्स कहाँ पे हैं, हर जगह से मार्किंग कीजिए कि कहाँ पे है ये जगह जो मैंने आपको जगह बताई है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ये वीडियो को शेयर कीजिए, जितने लोग को जितने लोग नहीं उन्हीं को शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत हो, नॉलेज हो, या जो ये वीडियो देखना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को दिखाइए। किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की अगर कोई तैयारी कर रहा है, अगर उसने ये वीडियो नहीं देखी तो उसे दिखाइए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो। कोई बच्चा 6th में है तो उसे भेजिए, दोस्तों में फैला दीजिए, एकदम आग लगा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट ही ज़रूरी है। धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी, पर इसी से तो यार मोटिवेशन मिलती है यार, मज़ा सा आ जाता है जब लगता है ना कि हाँ यार कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो कुछ अच्छा पढ़ाओ जो यूट्यूब पे अवेलेबल ही ना हो यार, ऐसा क्वालिटी में, ऐसी क्वालिटी में अवेलेबल ना हो। तो बहुत ज़रूरी है आप अच्छे से रहिए, समझदार रहिए, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कीजिए अपने, ठीक है। बस तो चलिए, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा। चलिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अगर ये लेक्चर पूरा देखा हो, ठीक है। बाय, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।